बारदोली सत्याग्रह और तीसरा नेहरू रिपोर्ट। 1928 का वर्ष 3 कारणों से जाना गया है। साइमन कमीशन, बारदोली सत्याग्रह और भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में ये प्रावधान था, धारा 66। भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 66 में ये प्रावधान था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी, है ना, कि भाई भारतीयों को जो दिया गया है उसको कुछ आगे बढ़ाना है या फिर इसे भी वापस ले लेना है। ये हम समीक्षा करेंगे कब? 10 साल बाद। 10 साल बाद। तो 10 साल कब होंगे? 1929 में। लेकिन अधिनियम लागू हुआ था 1921 में। वहाँ से काउंट करोगे तो 31 में होंगे। लेकिन इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की, ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? कंजर्स की, कंजर्वेटिव्स की सरकार थी, ठीक है ना। और उनको डर था कि चुनावों के बाद लेबर्स बहुमत में आ जाएंगे और लेबर्स भारतीयों के साथ थोड़ी बहुत नरमी बरत सकते हैं। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया, ठीक है ना। और वायसराय लॉर्ड इरविन था, उसने कहा, वायसराय लॉर्ड इरविन ने कहा कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करना। भारतीयों को साइमन कमीशन की जानकारी खुद लॉर्ड इरविन ने दी। इसने दिल्ली में 5 नवंबर 1927 को देश के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाया और उनको बताया कि भारत की संवैधानिक समस्याओं पर बात करने के लिए हम एक कमीशन का गठन कर रहे हैं, ठीक है। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय सम्मेलन का गठन, देखो कितनी बुरी करी लॉर्ड इरविन ने भारतीय नेताओं के साथ। 5 नवंबर 1926 को दिल्ली में सभी नेताओं का सम्मेलन बुला लिया और सभी प्रमुख नेताओं को कहा कि भारत की संवैधानिक समस्याओं पे बात करने के लिए हम एक कमीशन बना रहे हैं और इसमें तुम में से एक को भी शामिल नहीं किया है। घर बुला के बेइज्जती, ठीक है। तो फिर दिसंबर 1927 में कांग्रेस सम्मेलन होगा कहाँ? और इसी समय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विदेश यात्रा से लौटेंगे ना, मद्रास, यूरोप की यात्रा से, और शामिल होंगे ना इसमें, आ गया याद? तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस सम्मेलन मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? एमए। तो हकीम अजमल समिति की रिपोर्ट में, हकीम अजमल समिति में चुनाव का बहिष्कार करने के खिलाफ एमए अंसारी ने जो अपना मत दिया था उसका इनाम मिल गया। अब उसे क्या बना दिया गया है? कांग्रेस अध्यक्ष। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने कहा हम हर कदम, हर जगह, हर रूप में साइमन का क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे। वापस साइमन पे आओ। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये आयोग में कितने मेंबर थे? इनमें एक भी भारतीय, भारतीयों को शामिल नहीं करने का सुझाव किसका था? लॉर्ड इरविन। ये सभी सदस्य ब्रिटिश सांसद थे। देखो, 7 सदस्यीय आयोग में सभी के सभी लोग कौन थे? ब्रिटिश सांसद, इसलिए इसे सांसद आयोग कहा गया। क्लियर? फिर ये सभी कौन थे? गोरे थे, तो ये क्या हो गया? व्हाइट कमीशन। क्योंकि ये भारतीय संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने के लिए आ रहा था, तो इंडियन स्टेट्यूरी आयोग, भारतीय संवैधानिक आयोग हो गया, ठीक है। कांग्रेस ने कौन से सम्मेलन में निर्णय लिया है कि साइमन का विरोध किया जाएगा? कौन से सम्मेलन में? मद्रास सम्मेलन में। तो पूरे देश में साइमन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व पंजाब में किसने किया? लखनऊ में किसने किया? पटना में किसने किया? बंगाल में किसने किया? साइमन भारत कब आया?
सबसे पहले कहाँ आया? लोग क्या कह रहे थे? गो बैक। फिर भी दो पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का मोहम्मद सफी गुट। तो साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया? मद्रास की, पंजाब की और मुस्लिम लीग का। ठीक है ना? तो ढाई ढाई दल हो गए, ढाई। मुस्लिम लीग आधी समर्थन कर रही है। ठीक है ना? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हरिजन संगठनों के साथ मिलकर साइमन कमीशन को और बंबई में साइमन कमीशन को सुझाव, सहयोग नहीं, सुझाव देने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर को भी शामिल किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन को सुझाव देने वालों में कहाँ से शामिल हुए? बम्बई से। कहाँ से शामिल हुए थे? बम्बई से। अब इस समय वो चीनी खरबूजे की बंदरबांट चल रही थी। ठीक है ना? चीन में विदेशियों का लगातार हस्तक्षेप चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि चीन में भारत की बटालियन को भी शामिल किया जाए। तो इसके विरोध में भारतीयों ने कहा, न एक पाई न एक भाई। हम चीन में ब्रिटिश सरकार के किसी भी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। ना तो हम यहाँ लड़ने के लिए हमारे सैनिक भेजेंगे और ना ही हम धन देंगे। तो भारतीयों ने ब्रिटेन की किस देश के नीति का विरोध में नारा दिया था? ना एक पाई ना एक भाई। ब्रिटेन की कौन सी नीति का विरोध किया था? चीन नीति का। अब साइमन ने जब अपना रिपोर्ट दी तो उसने कहा कि एक तो 10 साल वाला प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन भी, केंद्र में भारतीयों को हिस्सेदारी, बर्मा को भारत से, उड़ीसा को भी अलग प्रांत। साइमन के इन सुझावों पे बात करने के लिए ही इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर देंगे, बर्मा को भी भारत से, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर देंगे और केंद्र में द्वैध शासन लागू, प्रांतीय स्वायत्तता दे देंगे। लेकिन केंद्र में कोई भारतीयों को हिस्सेदारी, साइमन की सारी बातें मान ली गई थी ना। तो 1928 में जो 3 घटनाएं हुई उनमें से एक पढ़ ली अपन ने, दूसरी है नेहरू रिपोर्ट। भारत सचिव था ब्रिकेन हेड। ब्रिकेन हेड ने कहा कि यार ऐसे करो, तुम सब लोग हमारा विरोध कर रहे हो ना, अब हमने तुम्हारी संवैधानिक समस्या पर विचार करने के लिए एक कमीशन बना दिया है, तो तुम इस कमीशन का तो विरोध कर रहे हो। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो ऐसे करो, तुम सब लोग मिलकर कोई एक ऐसा संविधान बना के दिखा दो। हमारे बनाए गए संविधान को तो तुम मान नहीं रहे हो, तुम बना दो ना एक संविधान। कांग्रेस ने कहा बस इतनी सी बात है, संविधान तो हम भी बना देते हैं लोग, इसमें तुमको ठीक है ना। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। तो डॉक्टर एम ए अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष अभी यही है ना, तो एम ए अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई और उस सर्वदलीय बैठक में संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसलिए ये रिपोर्ट क्या कहलाएगी? तो ब्रिकेन हेड की चुनौती को स्वीकार करके कांग्रेस ने एक संविधान निर्माण समिति का गठन किया जिसका अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल। हाँ। अब इसके सदस्यों में तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, मंगल सिंह, सुभाष बाबू, एम एस एनी, शोएब कुरैशी, जीआई। तो संविधान निर्माण के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके सदस्य कौन कौन थे? कितने कितने होशियार हैं ये। दिख नहीं रहा तो नीकू तो उधर से देख रही है कि हाँ देखे कौन और कौन सा रह गया। इसमें ऐसा कौन सा रह गया भाई? एम एस एनी, शोएब कुरैशी, जीआई प्रधान, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र। ओके, हो गए तो पता नहीं।
अब बता। दोबारा बता। अली तो हो गया, अली कितनी बार बताओगे? बता रोहित। अपने को प्रियंका सुबह शाम तक पढ़ने की आदत लग गई। अच्छा, गांधी थॉट। कब है एक पेपर? बताओ फिर। मोतीलाल नेहरू समिति में कौन कौन शामिल थे? बता। बता मोहित। तो वो सब सुनो। हाँ सोनू। खाना खा के आए क्या? कितना? रोज कितना खाती हो? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना खाती हो? 2 रोटी? अखबार यहीं बना दे। सही तो जाएंगे। नहीं होंगे? देख लेंगे तो। बैग में लेके आया करो खाना। बताओ तो। मिस गनी। गनी। मुस्कान बता। नहीं। बचा हुआ प्रियंका बता देगी। आए ध्यान। बताओ फिर। बाहर नहीं पड़ रही? संतुलन नहीं है अभी दिमाग। हाँ। नींद नहीं आ रही क्या? आ रही है पक्का? पूजा ध्यान है? हो गया याद ये? फिर फिर राय बहादुर। बता सुरेंद्र। एनी कौन सा? एम ए एनी? वो जिसने वो ये डायरी फ्रॉम यंग गर्ल। एनी फ्रैंक। जरा एनी फ्रैंक, हाँ। यहाँ कौन सा एनी है? एम एस एनी है। तो एम एस एनी, टीआई प्रधान, सोहेब कुरैशी, अली इमाम, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष रंगा बाबू। टीआई प्रधान। बार बोल दे प्रधान जी आई ऐसे बोल दे। तो 1928 में भारत के लिए दो आयोग एक साथ संविधान बना रहे थे। एक साइमन कमीशन संविधान बना रहा था, जो साम्राज्यवादी उद्देश्यों से बना रहा था। ठीक है। दूसरा नेहरू समिति। तो जो ये कम्युनिस्ट राइटर हैं या सबाल्टनिस्ट हैं, ये कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो भारत की राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ग और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है ना? सबाल्टर्न और कम्युनिस्ट नेहरू रिपोर्ट पर क्या आरोप लगाते हैं? ये राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ग और जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, इसमें जनसाधारण की कोई भी मांग शामिल नहीं थी। ऐसा था भी। तो अगस्त 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया तो इसके 3 भाग थे।
एक मौलिक अधिकारों वाला भाग था, एक हिंदू मुस्लिम समस्या के बारे में था, एक भारत की भावी स्थिति के बारे में था। देखो वो बात जो सबाल्टर्निस्ट कह रहे हैं, कम्युनिस्ट कह रहे हैं, वो बात कहीं ना कहीं ठीक भी है। इसमें भाग के में भारत की भावी स्थिति के बारे में बताया गया, भाग ख में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, और भाग ग में, इसलिए सबाल्टर्न और कम्युनिस्ट आरोप लगाते हैं कि नेहरू रिपोर्ट राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ग और जमींदार वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसमें जनसाधारण की कोई भी बात शामिल। तो नेहरू रिपोर्ट में 31 दिसंबर 1930 तक डोमिनियन स्टेट की बात कही गई कि अंग्रेजों को भारत को डोमिनियन स्टेट देना होगा। कब? लो, असहयोग आंदोलन में गांधी जी स्वराज्य मांग रहे थे, और अब कांग्रेस, इसलिए तो आंदोलन दुर्घटना का शिकार भी हो रहा था। इसमें अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी अलग अलग मांग कर रहे थे। प्रांतों का गठन भाषा के आधार पे होगा और उन्हें स्वायत्तता देने की, बताओ, ठीक है। कांग्रेस बाद में इस बात से पलटी खाएगी ना पार्टीशन के समय, क्योंकि इतने दंगे हो गए, इतनी हिंसा फैलेगी, कांग्रेस मना कर देगी हम भारत में प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर। समस्त शक्ति को केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रखा गया, केवल विदेशी और सुरक्षा को ब्रिटिश नियंत्रण में रखा जाएगा। बताओ, सब कुछ अब ले लिया, डोमिनियन स्टेट में हम सब रखेंगे, केवल सुरक्षा और विदेशी मामले ही ब्रिटिश नियंत्रण में रखेंगे। अरे भाई, ब्रिटिश सरकार जब है जो सुरक्षा और विदेशी मामलों के नाम पे कभी भी चीजें टेक ओवर कर लेगी ना। आज कहने के लिए प्रांतों को स्वायत्तता है ना, लेकिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। नवंबर 1928 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का, ये ध्यान रखना है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किसने किया? रंगा बाबू और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर, ताकि कांग्रेस के ऊपर पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाने का दबाव डाला जाए। ठीक है ना। यहीं पर सुभाष बाबू को यह गलतफहमी हो जाएगी कि जवाहरलाल नेहरू मेरे साथ हैं। ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार। दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता किसने की? नेहरू रिपोर्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल जी ने खुद की रिपोर्ट को खुद नहीं स्वीकार, नहीं है ऐसा? ऐसा ही है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बना रखी थी और दबाव डाल रहे थे कांग्रेस के ऊपर कि वो डोमिनियन स्टेट की मांग छोड़ दे और पूर्ण स्वराज्य की मांग अपना ले। फिर इन दोनों के दबाव में आके कांग्रेस ने कहा अगर 31 दिसंबर 1929 तक, एक साल कम कर दिया ना, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया तो फिर हम क्या मांगेंगे? पता चल गया लाहौर सम्मेलन में पूर्ण स्वराज्य क्यों मांगेंगे। ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था, तो इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 में, नेहरू रिपोर्ट दिसंबर 1928 कलकत्ता सेशन में स्वीकार की गई थी। ठीक है। मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिया? इनमें से अधिकांश बातें वही थी जो नेहरू रिपोर्ट में थी, केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग अलग से थी। और जिन्ना ने कहा तुम सब मेरी बात मान लो। ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के बारे में कहा था, ये भारतीयों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नायाब तरीका अपना लिया है। ठीक है।
तो अब 1928 की तीसरी घटना है बारदोली सत्याग्रह। तो गुजरात के बारदोली में कल्याण जी, कुंवर जी और दयाल जी मेहता, मेहता ब्रदर्स थे कौन कौन से? कल्याण जी, कुंवर जी और, है ना, इन्होंने पाटीदार नवयुवक मंडल का गठन किया और बारदोली पत्रिका निकाले। ये वहां किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। बारदोली में दो सामाजिक वर्ग थे। जो उच्च वर्ग था उसे कहते थे उजली पराज। उच्च वर्ग क्या था? उजली पराज, स्वर्ण लोग। उच्च जाति के लोग खुद को क्या कहते थे? उजली पराज। और जो निम्न जाति के लोग थे, जिनमें जिनमें आदिवासी और अश्वेत जन थे, वो कहलाते थे काली पराज। गांधी जी ने इनको कहा रानी पराज, दुबला हाली। तो बारदोली का बारदोली की सामाजिक स्थिति दो वर्गों में विभाजित थी, ठीक है ना। उच्च वर्ग कहलाता था उजली पराज, और आदिवासी और अश्वेत जन क्या कहलाते थे? गांधी जी ने आदिवासी यानी अश्वेत लोगों को क्या कहा? रानी पराज। और कांग्रेस ने इन आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए नरहरि पारिक और जगतराम दुबे, है ना, नरहरि पारिक और जगतराम दुबे के नेतृत्व में एक समिति गठित की। नरहरि पारिक और जगतराम दुबे के नेतृत्व में एक समिति गठित की। तो कांग्रेस ने बारदोली के आदिवासियों की जांच के लिए समिति बनाई थी। उसमें कौन कौन शामिल थे? यहां आदिवासियों के उत्थान के लिए जगतराम दुबे, चिमनालाल भट्ट और चिमनलाल मेहता, इन्होंने क्या बनाया था? अभी भी है ये गुजरात में। बारदोली में आदिवासियों के कल्याण, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण के लिए एक आश्रम बनाया गया था। कौन सा? कल्याण जी मेहता और, नहीं, चिमनलाल मेहता, जगतराम दुबे और चिमनलाल भट्ट, तीन लोग थे। वेदसी आश्रम में कौन कौन थे? चिमनलाल मेहता, चिमनलाल भट्ट और जगतराम। कांग्रेस ने आदिवासियों की जांच के लिए एक दल बनाया था जिसमें जगतराम दुबे और नरहरि पारिक। आंदोलन कैसे शुरू हुआ देखो। बंबई, गुजरात प्रांत पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही आता था। गुजरात प्रांत पहले किस में आता था? तो बॉम्बे का गवर्नर था विल्सन। बंबई का गवर्नर कौन था? विल्सन। तो विल्सन ने लगान में 30% की, इसके विरोध में बारदोली के किसानों ने सत्याग्रह सभा का गठन किया और किसानों ने अपनी मांगों से गवर्नर को अवगत करवाने के लिए एक डेलीगेशन बंबई भेजा। और बंबई गए डेलीगेशन में भीम भाई नाइक और शिवदास आना भी थे, क्योंकि इस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़ा वकील था, ठीक है ना। तो इस डेलीगेशन को कहा गया था कि तुम बंबई में जाके मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात करना और उसका भी समर्थन पाने की कोशिश करना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बड़े वकीलों में शामिल था और वो गुजराती था। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? गुजराती था। तो भाई उसका समर्थन भी हासिल करना। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इनसे मिलने से ही इनकार कर दिया, मतलब टाइम ही नहीं दिया, ठीक है ना। तो गांधी जी के सुझाव पर वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल बारदोली के किसानों का नेतृत्व करने के लिए तैयार। बारदोली किसानों ने काकोद संभाग के बामनी गांव में सभा करके वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता घोषित कर दिया। और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कुशल संगठनकर्ता की छवि इसी आंदोलन से स्थापित कर दी। बैठक कहाँ हुई? उसमें पटेल को नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया और गांधी जी के सुझाव पर पटेल ने इसे स्वीकार। गांधी जी ने पूरे आंदोलन को संगठित कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने किसानों को समझाया कि जब तक सरकार लगानों में संशोधन नहीं कर देगी तब तक हम उसे बिल्कुल भी लगान नहीं देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित कर लिया, उनको समझा दिया
कि सरकार यदि लगान की दर कम नहीं करेगी तो हम टैक्स नहीं देंगे और सरकारी अधिकारियों को किसी भी तरह का सहयोग, अरे अंग्रेजों के सारे काम भारतीय ही तो करते थे ना, नहीं करेंगे हम उनका कोई भी काम जब तक वो लगान में कमी नहीं करेंगे। तो ये सरकार वल्लभ भाई पटेल एक कुशल संगठनकर्ता साबित होंगे कि इस आंदोलन से पहले तो आंदोलन ही चल रहे थे, ये तो पहली बार था सरकार के काम करने से ही मना। अब अंग्रेज अपने कपड़े धुलाने के लिए धोबी को बुलाएंगे, धोबी कहेगा साहब देखो मैं आपके कपड़े नहीं धो सकता, बस मैं नहीं धो सकता, तू कपड़े कब धोएगा कि मेरे को भी नहीं पता। कोची ने काम करने से मना कर दिया, ठीक है ना। उनके घरेलू काम करने जो लोग जाते थे उन्होंने काम करने से मना, क्या कर लेंगे अब गोरे, अरे गोरे अपना सारा काम थोड़ी खुद ना कर लेंगे। तो वायसराय इरविन ने जब बल प्रयोग की धमकी दी तो केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल, उन्होंने कहा मिस्टर इरविन अगर आपने बारदोली में कोई भी कठोर कदम उठाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उससे इरविन भी दबाव में आ गया, उसने विल्सन को कहा कि विल्सन कुछ कर। तो फिर बंबई गवर्नर विल्सन ने बारदोली के किसानों की मांगों की सुनवाई के लिए एक जांच आयोग का गठन कर दिया जिसमें ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, जांच आयोग में कौन कौन से लोग थे, ब्रूमफील्ड वही जिसने गांधी जी को सजा सुनाई थी, तो ब्रूमफील्ड तो न्यायिक अधिकारी था और मैक्सवेल राजस्व अधिकारी था। ब्रूमफील्ड तो कौन था, न्यायिक अधिकारी, और मैक्सवेल कौन था, इन्होंने कहा कि सरकार ने लगान तो ज़्यादा बढ़ा दी है, किसानों की स्थिति तो ठीक है। तो फिर इसके बाद सरकार ने लगान वृद्धि को घटाकर, पहले कितनी वृद्धि की थी, 6% तो कुछ 6% तो कुछ भी ना के बराबर था। तो एक तरह से किसानों की जीत थी। तो बारदोली आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने कहा ऐसे आंदोलन हमें आज़ादी तो नहीं दिलाएंगे लेकिन हमें ये आज़ादी के और करीब ले जाएंगे। और बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दे दी, ठीक है ना। तो फिर ये सरदार कैसा था, असरदार। तो अब करवाते हैं अपन क्या, कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन। 1928 का वर्ष 3 बड़ी घटनाओं के लिए जाना जाता है, वो घटनाएं कौन कौन सी थी, तो साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ। इस बात की जानकारी भारतीयों को किसने दी, वायसराय लॉर्ड इरविन ने। साइमन भारत कब आया, फेब 1928 में। कहाँ पे आया, भारतीयों ने क्या कहा, गो बैक साइमन, चले जाओ साइमन वापस। लेकिन कौन थे जिन्होंने कहा मोस्ट वेलकम साइमन, मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का मोहम्मद शफी गुट, इन्होंने साइमन को सुझाव देने के लिए बंबई से एक समिति का गठन हुआ जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को भी शामिल किया गया। साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन के लिए लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने लखनऊ में हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, ठीक है ना। और लाहौर में इसका नेतृत्व किसने किया, लाला लाजपत राय ने। और बंगाल में इसका नेतृत्व और पटना में इसका नेतृत्व राजेंद्र। कांग्रेस को किसने चुनौती दी कि तुम हमारा तो विरोध कर रहे हो लेकिन खुद एक संविधान बनाकर, बिरकेन हेड ने, बकरे के हेड ने, बकरी के हेड ने, इनकी निकू क्या कह रही है, बकरे के हेड ने
ठीक है ना। कितना मिस कर रही हो बकरे को? अरे अभी आज तो सोमवार है, किसका बार है? हाँ, बकरा नहीं खाते सोमवार को। ठीक है, खा लेते हैं, सोमवार को नहीं खाते हैं। किसी और दिन, लेकिन मंगलवार को हनुमान जी का वार है, और फिर बुधवार को, और फिर गुरुवार को बृहस्पति जी, और शुक्रवार को, और शनिवार को तो बकरा खाना कैंसिल। कोई भी दिन खाली रीता ही नहीं है। संडे खाली है क्या? सूर्य देवता है संडे को? ये लो, ये तो बहुत बुरा है फिर मुस्कान। फिर कांग्रेस सेशन दिसंबर 1929 में कहाँ होगा? लाहौर में होगा। तो गांधी जी के सुझाव पर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष, और अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मैं गणतंत्रवादी और मेरा राजा और राजकुमारों में विश्वास। मैंने आपको टॉपिक शुरू करते ही कहा, गांधी जी सिलेबस में, कांग्रेस सिलेबस में, और गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। कांग्रेस सम्मेलन तो आपसे पूछेंगे, लेकिन गांधी जी के रेफरेंस से पूछेंगे। सवाल जो कांग्रेस सम्मेलन का आएगा वो कैसे आएगा? गांधी जी के रेफरेंस से आएगा। तो जब गांधी जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रख दिया गया, तो गांधी जी ने कहा कि, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अब हमारे तुम्हारे टाइप के नेताओं का समय, अब तो जवाहर जैसे नव युवकों को नेतृत्व की बागडोर संभालनी। तो ऐसा कह के गांधी जी के प्रस्ताव पर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। और लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए इस सम्मेलन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी, और कोई भी आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस संगठन को गांधी जी के अधीन। सुभाष बाबू ने इस समय प्रस्ताव रखा कि हमको मजदूरों, किसानों और जवानों, ये तक है ना, मजदूर किसान जवान फटाफट बोलते हैं, रटी हुई लाइन रहती है ना दलित वंचित शोषित मजलून, है ना तो मजदूर किसान और जवान, इन तीनों को संगठित करके हमको देश में समानांतर सरकार स्थापित कर लेनी। सुभाष बाबू ने कही है ये बात अब, लेकिन कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का गुट जो गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहा था, वो गुट बंगाल कांग्रेस में सुभाष के खिलाफ जे एम सेन गुप्ता को समर्थन दे रहा था, और जे एम सेन गुप्ता सुभाष बाबू के विरोधी थे। कांग्रेस के गांधीवादी गुट की ये प्रबल इच्छा थी, गांधीवादी गुट जिसमें वल्लभाचारी है, जिसमें है ना राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, है ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, और घणे हैं, एम ए अंसारी, ठीक है ना, मौलाना आज़ाद, ये सब जे बी कृपलानी, ये सब कौन से गुट में है? गांधी जी वाले गुट में ही है। तो ये सुभाष का विरोध कर रहे हैं, और सुभाष का विरोध वहीं से करवा रहे हैं, घर से ही, बंगाल कांग्रेस से ही। और बंगाल कांग्रेस में इन्होंने सुभाष बाबू के खिलाफ एक मजबूत गुट खड़ा कर दिया, किसके नेतृत्व में? जे एम सेन गुप्ता के नेतृत्व में। क्योंकि 7 नवज्ञ आंदोलन के दौरान जे एम सेन गुप्ता तो जेल में रहेंगे, तो फिर जे एम सेन गुप्ता की जगह उनकी वाइफ नलिनी सेन गुप्ता, इसको नलिनी सेन गुप्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो सुभाष बाबू तुरंत हरकत में आए, और उन्होंने स्वर्गीय चितरंजन दास की पत्नी वासंती देवी के साथ मिलकर उनके आशीर्वाद से कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कर दिया। ये ध्यान रखना आप। सुभाष बाबू ने एक तो जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया, ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने 1929 में, 1928 में तो उसका गठन किया, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का, और 1929 में सुभाष बाबू ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का, और इसके लिए किनका सहयोग लिया? सी आर दास की पत्नी। ये बात मैंने आपको समझाई दी।
ठीक है। सुभाष बाबू की पहली पार्टी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, दूसरी और तीसरा फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। और चौथी पार्टी आज़ाद हिंद फौज। चौथी पार्टी कौन सी? सवाल बन गया नया, एकदम से बता दो। या सुभाष बाबू निम्नलिखित में से कौन से एक संगठन से जुड़े हुए नहीं थे? कौन से संगठन से जुड़े हुए थे? ये चार ऑप्शन देंगे और इनमें से आप दो जानते हो, फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज, है ना। तो चलो खूब किसी का होगा तो वो कह देगा ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी, फिर कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, ये नहीं है, ठीक है ना। अब गांधी जी का एक बड़ा आंदोलन चलेगा, कौन सा? सेवन अवज्ञा आंदोलन को पढ़ने से पहले कुछ चीजें देखो। इस समय वायसराय कौन है? भारत सचिव कौन है? वेज वुड बैन। गांधी जी ने जब सेवन अवज्ञा आंदोलन चलाया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। और भारत सचिव कौन था? वेज वुड बैन, वेज वुड। और ठीक है, सबसे पहले इरविन घोषणा होगी कब? वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि सरकार का उद्देश्य मॉन्टेग्यू घोषणा के अनुसार डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति है। मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा गया था ना कि हमारा उद्देश्य भारत को स्वशासन देना है, जिसके लिए हम भारतीयों की उत्तरोत्तर शासन में सहभागिता बढ़ाएंगे। तो अब जब देश का माहौल गर्मा रहा था, साइमन कमीशन का विरोध हो गया, नेहरू रिपोर्ट आ गई, बारदोली आंदोलन हो गया और कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज्य मांग लिया है। तो वायसराय इरविन थोड़े से हल्के मूड के थे, थोड़े से नरम थे। तो उन्होंने इन सब बातों से चिंतित होकर एक घोषणा जारी की कि सरकार का उद्देश्य मॉन्टेग्यू घोषणा के अनुसार भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देना है, ठीक है ना। ऐसी क्या स्थितियां रही थी कि भारत को आज़ादी की बात तो 1910 से ही होने लग गई थी। 1920 में भी क्रांतिकारी कहने लग गए थे कि आज़ादी तो मिलने ही वाली है, लेकिन फिर भी वो आज़ादी जानबूझकर 15-18 साल 20 साल तक आगे खिंच गई। इस नेशनल मूवमेंट के हम सारे पक्ष नहीं जानते ना, हम उनमें से केवल एक ही पक्ष जानते हैं, ठीक है ना। बाकी पक्ष तो हम कहाँ जानते हैं। तो हमको विद्यार्थियों को उन नए पक्षों को भी उजागर करना चाहिए जिसकी वजह से आज़ादी की प्राप्ति आगे 20 साल खिंच गई। अब वायसराय इरविन खुले तौर पे कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य भारत को क्या देना है? डोमिनियन स्टेट देना है, ठीक है। ये घोषणा कर दी कब? 31 अक्टूबर 1920, ठीक है ना। गांधी जी इस समय मद्रास में कहीं थे, वो वहां से तुरंत दिल्ली आए, ठीक है ना। और भारत के जितने भी बुर्जुआ पार्टी के लोग थे, अरे रिच मिडिल क्लास के लोग जिनको कम्युनिस्ट कहते हैं, कि कांग्रेस तो राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग की पार्टी थी, कि उद्योगपति और जमींदारों की पार्टी थी, यही तो कहते हैं कम्युनिस्ट और सबाल्टनिस्ट। तो इस समय देश के भारत के जितने भी उदारवादी नेता थे, और गांधी जी इस समय मद्रास में थे, वो सब तुरंत 24 घंटे में ही कहाँ गए और दिल्ली पहुंच के और इन्होंने ब्रिटिश शासन को सहयोग देने की घोषणा। यार वायसराय ने कह दिया है कि हम भारत को क्या देंगे, तो अब अपना कर्तव्य बनता है अपन सब इसका समर्थन करें। 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली आके इन्होंने दिल्ली घोषणा पत्र जारी कर दिया। और इस दिल्ली घोषणा पत्र पर साइन करने वाले कौन कौन होंगे? गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी और तेज बहादुर सप्रू जी और पुनर्मूसी को भाव एनी बेसेंट को पुनर्मूसी को बहु किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। और डैडी के साथ बेटा जी।
मॉन्टेग्यू घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही देश के राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में इकट्ठे होके और सरकार का बिना शर्त समर्थन करने की घोषणा कर दी, जिसे क्या कहा गया? वो इस पे साइन करने वालों में कौन कौन थे? ये घोषणा कब हुई? दबाव था साइमन कमीशन का, दबाव था बारदोली सत्याग्रह का। इसके बाद कांग्रेस सेशन होगा कहां? इरविन घोषणा कब हुई है? मैंने क्रम बता रहा हूं आपको कि देखो घटनाएं कैसे घटी। फिर इसके बाद कांग्रेस सेशन हुआ कहां? 31 अक्टूबर 1920 जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक गुट पूर्ण स्वराज की मांग करने का समर्थन का दबाव बना रहा था कि कांग्रेस अब डोमिनियन स्टेट छोड़े और क्या मांगे? कंप्लीट आजादी लेकर रहेंगे, आजादी हमारा हक है, ठीक है ना। क्योंकि भाई अब कांग्रेस को चाहिए कि वो पूरी आजादी मांगे। ये बात कही कहां? और भावी आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस संगठन को अधीन कर दिया गया, किसके? गांधी जी के। गांधी जी के अधीन कर दिया गया कि मैं अब वही करूंगा जो गांधी जी कहेंगे, पूरी कांग्रेस भी वही करेगी जो गांधी जी कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से मस्तराम कि गांधी जी कहेंगे वही करेंगे? और ऐसे योग आंदोलन के बाद अगले 5 साल तक तो गांधी जी खुदा अवसाद में चले गए थे, पता है ना। गांधी जी जेल में थे, पीछे से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने बगावत कर दी, स्वराज गुट बना लिया, चुनाव में भाग ले लिया, देश में स्वराज गुट का ज्यादा माहौल बन गया। तो गांधी जी तो खुद किस में थे? सदमे में थे कि यार। लेकिन अब बारदोली में जब वल्लभ भाई पटेल ने कमाल संभाल ली, बारदोली सत्याग्रह सफल हो गया, तो गांधी जी को मॉरल सपोर्ट मिल गया। और सबाल्टर्न विचारधारा का एक लेखक है जूडिथ ब्राउन। आ गया मस्तराम ध्यान? सबाल्टर्न विचारधारा का एक लेखक है कौन? जूडिथ ब्राउन, ठीक है। और जूडिथ ब्राउन कहता है कि बारदोली सत्याग्रह ने गांधी जी को अवसाद से उबारा। जैसे तुम अवसाद में चले जाते हो, फिर मैं तुम्हारा एक अच्छा सा टेस्ट लेता हूँ और फिर उनमें उसमें तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, फिर तुम अवसाद से बाहर आ जाते हो, ठीक है ना। ऐसे ही गांधी जी को अवसाद से किसने बाहर निकाला? गांधी जी को अवसाद से बाहर निकाला जूडिथ ब्राउन ने, बारदोली सत्याग्रह ने। ये बात किसने कही है? इसलिए फिर गांधी जी का भी हौसला बढ़ गया और गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को 11 सूत्रीय मांग पत्र पेश कर दी कि ये रही हमारी 11 मांगे, ठीक है। और गांधी जी ने अगले दिन ही ये मांग एक पत्र के द्वारा वायसराय इरविन को, ठीक है ना। और इसमें कुछ मांगे देखो, पेज पे बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले इरविन घोषणा हुई, फिर इसके बाद दिल्ली घोषणा हुई, फिर लाहौर सेशन हुआ, फिर गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे सौंप दी किसको? और गांधी जी ने कहा स्वाधीनता के प्रस्ताव से किसी को डरने की जरूरत, दे दो भाई आज़ादी हमको, हम किसी को डरा थोड़ी ना रहे हैं, हमारा हक है आज़ादी, ठीक है। और हम आप सबसे कह रहे हैं कि भाई हमारा हक हमको दे दो। इसमें जो ये मांगे थी ना गांधी जी 11 सूत्रीय मांगे, ना तो दिखेगा नहीं है ना। इसमें 3 तरह की मांगे थी। एक तो आम हित के मुद्दे थे, पूंजीवादी मांगे थी, और आम हित के मुद्दे ऐसे थे, गांधी जी ने कहा कि भाई सैन्य खर्च में कमी करो, ठीक है।
और जो सिविल सेवकों को तुम जो मोट बांध के वेतन दे रहे हो ना, वो भी कम कर दो। तो एक तो सैनिक खर्चा कम कर दो, दूसरा जो ये आईसीएस को तुम पोर्टली बांध के वेतन दे रहे हो, इसमें भी कमी कर दो, और शराब पूरी तरह बंद कर दो। नहीं, इनका चाहे कितना ही मन करे, लेकिन फिर भी इनको शराब नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं 8 बजे बाद ही नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। तो सैन्य खर्च में कटौती कर दो, आईसीएस के वेतन में कमी कर दो, पूरी तरीके से शराब बंद कर दो, और बिना लाइसेंस के ही हथियार रखने की, और उन राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दो जिन पर हत्या का आरोप नहीं है। ठीक है ना। और रुपए और पाउंड की जो एक्सचेंज रेट है उसे भी कम कर दो, और जो विदेशी वस्त्र हम यहाँ मंगाते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन पर ड्यूटी लगा दो, और भू राजस्व में भी आधी कमी कर दो, और सरकार ने जो नमक के ऊपर एकाधिकार कर रखा है इसे समाप्त कर दो। तो वायस राय इरविन को गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को जो मांगे सौंपी, उनमें कुछ मांगे थी आईसीएस का वेतन घटा दो, सैनिक खर्च में कटौती, भूमि कर आधा कर दो, नमक से सरकारी कंट्रोल को हटा दो, पूरी तरीके से शराबबंदी कर दो, बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति दे दो। ठीक है ना। और विदेशी वस्त्रों पर टैक्स लगा दो, हटाओ नहीं, लगा दो, और रुपए और पाउंड की एक्सचेंज रेट में कमी कर दो। ठीक है ना। इरविन ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो इरविन के जो सलाहकार थे वो ऐसे ही थे, मस्करे टाइप के। गांधी जी वैसे ही चिट्ठियां लिख रहे हैं, गांधी जी को चिट्ठी लिखने में क्या आनंद आता है, इसलिए वो टाइम टाइम पे सबको चिट्ठी लिखते रहते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा हमको से प्रभावित होने की, दबाव में आने की ज़रूरत, कोई प्रेशर में हमको आने की ज़रूरत। गांधी जी ने फिर एक चिट्ठी लिखी कि मिस्टर इरविन, आपने यदि मेरी मांगों पर उचित आश्वासन नहीं दिया, आश्वासन, जनता क्या मांगती है, आश्वासन दे दे रहे हो। काम कौन मांगता है? ठीक है ना। हम ही हैं जो ज़बरदस्ती काम करवाते रहते हैं। तुम्हारा तो बिल्कुल भी काम करने का मन रहता है? अरे हाँ ना तो बोलो, रहता है? रहता है, रहता है अंजलि। तो अब तो सर्दियां खत्म हो गई, मान लिया कि तुमने पक्का? अब तो अंधेरा भी 7 बजे बाद होता है। अरे जवाब तो दो, पूछता है भारत। फिर 6:30 बजे झोला उठाएं और चल दें, पहुंच जाएंगे 7:15 तक, अंधेरा होने से पहले। बची 15-20 मिनट की क्लास तो अपन लाइव भी देख लेंगे, लेकिन पूरी क्लास अब बंक नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ कर दिया उसने कि अब हाँ। गांधी जी ने इरविन से कहा कि यदि आपने मुझे अपनी मांगों पर उचित आश्वासन नहीं दिया तो मैं जनता के दबाव में कार्रवाई करने के लिए, जनता के दबाव में आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। ठीक है ना। इरविन ने कहा मिस्टर गांधी, अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया तो फिर आपके ऊपर कानून के अनुसार कार्रवाई। गांधी जी ने कहा कि मैं जनता के दबाव में मजबूर हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। इरविन ने भी कह दिया हम भी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए फिर गांधी जी ने कहा पूजा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे बाटा मिले। हम कहते हैं ना क्या है बाटा है, कुछ भी नहीं है। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे। तो फिर अब गांधी जी जनता के दबाव में आकर आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी नहीं चला रहे, सरकार को क्या कहा है, जनता के दबाव में आकर। ठीक है ना। तो फिर वो घटना कहलाएगी दांडी मार्च। तो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे तो याद हो गई अब तुमको? कितनी याद हुई? कुछ याद नहीं हुआ? कितनी हो गई? अरे 11 में से 1-2 तो हुई होगी। ये इंद्राणी का तो माथा खराब हो रखा है, इसको 2 ही चीज दिखती है, पूर्ण शराबबंदी और जीव हत्या पे प्रतिबंध।
कुछ भी पूछो ये पहले इनका जवाब देती है, ठीक है ना। हाँ, खर्चों में कमी, हाँ ये भी घर की बात है, सैन्य खर्चों में कमी। अरे उसको बोलने दो, माफ करो। हाँ, पौंड और स्टर्लिंग की, रुपए और पौंड की, पौंड और स्टर्लिंग तो एक ही बात है। रुपए और पौंड स्टर्लिंग की एक्सचेंज रेट कम करो, भू राजस्व में कमी करो, और बिना हथियारों को सलटाए। अच्छा, राजनीतिक कैदी जिनको हत्या के आरोप में दंड नहीं मिला है उनको रिहा कर दो। हो गए। तो फिर गांधी जी, अर्पिता, तो फिर गांधी जी ने कब कहा, जब इरविन ने कहा कि आप पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, तो गांधी जी ने क्या कहा? मैंने घुटने टेक कर ब्रेड मांगी, रोटी मांगी, और बदले में मुझे पत्थर मिले। तो अब गांधी जी क्या शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे? 12 मार्च को, है ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। दांडी मार्च कब से कब तक? गांधी जी अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए। कब? और 6 अप्रैल को इन्होंने दांडी में नमक हाथ से उठा के और नमक कानून तोड़ दिया। इतिहास में यह घटना किस नाम से प्रसिद्ध है? दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च के साथ की। किसने की तुलना, किसके साथ की? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के। गांधी जी ने इस सत्याग्रह में, इस दांडी मार्च के सत्याग्रह में 78 अनुयायी शामिल किए थे, उनमें केवल पुरुषों को ही शामिल, महिलाओं को इस मार्च में शामिल होने की अनुमति उन्होंने। लेकिन जब गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे तो उस दिन वहां सरोजनी नायडू उपस्थित थी, वहां मार्च में शामिल नहीं थी, दांडी में शामिल थी। वहां मार्च प्रस्थान, मार्च में दांडी मार्च में शामिल नहीं थी सरोजनी नायडू। आप ऐसे पढ़ते हो कि भाई एकमात्र महिला, गलत बात है। 78 लोगों की लिस्ट में सरोजनी नायडू का नाम नहीं है, ठीक है ना। वो 6 अप्रैल को दांडी में मौजूद थी और उसने वो मशहूर सेंटेंस बोला, कौन सा स्लोगन बोला, है ना, क्या बोला? है लॉ ब्रोकर, कानून तोड़ने वाला जिंदाबाद। तो गांधी जी को दांडी में नमक कानून तोड़ने पर हे लॉ ब्रोकर किसने कहा? सरोजनी। गांधी जी ने कहा मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में दुनिया की सहानुभूति चाहता हूं। गांधी जी ने कहा मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में दुनिया की सहानुभूति। तो गांधी जी की अनुपस्थिति में, गांधी जी जब दांडी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पीछे से आश्रम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी मैडलिन स्लेड को, हीराबेन को। गांधी जी की एक अंग्रेज स्टूडेंट थी ना, मैडलिन स्लेड। तो गांधी जी ने कहा थोड़ा सा ये नाम थोड़ा सा टिपिकल है बोलने में, शॉर्ट करो इसको। क्या रख दिया? अब स्टीव जॉब्स की पत्नी कुंभ नहाने आती है तो टिपिकल सा नाम है कि थोड़ा शॉर्ट करो इसको, कमला। उसका नाम कुंभ में डुबकी लगाने के बाद क्या रख दिया? कमला, ठीक है। तो मैडलिन स्लेड की सहायता के लिए गांधी जी ने महादेव देसाई को भी कहाँ छोड़ दिया? साबरमती आश्रम। तो जैसे ही 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वैसे ही सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया और इसे कहा गया नमक सत्याग्रह। इसे क्या कहा गया?
लाखों लोग आंदोलन में शामिल हो गए, जगह जगह नमक यात्राएं शामिल हो गई। लॉर्ड इरविन ने अपने चापलूसों को बुलाया और दो दो जूते मारे उनके और कहा तुमने कहा था कि कोई आएगा ही नहीं। में से एक बोला कि लॉर्ड वो हमको पता नहीं था कि अप्रैल में फसल वसल सारी कट जाती हैं और हिंदुस्तानी। अरे यार आप गांधीवादी आंदोलन का टाइमिंग देखो ने, है ना। आंदोलन अच्छा ऐसे होगा, आंदोलन कब होगा? 1 अगस्त को बुआई हो गई, फिर किसान। अरे बुआई हो गई ना, गांव के लोग फ्री हो गए, 2-3 महीने फ्री हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल में कटाई वटाई हो गई, अगले 3-4 महीने। भारत छोड़ो आंदोलन भी अगस्त में होएगा। फिर आंदोलन में जनता की भागीदारी लाने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व है। अब आप दिवाली के दिन मैच रख दो, लोग फटाखा फोड़ेंगे कि मैच देखेंगे? फटाखा फोड़ेंगे, ग्रीन फटाखा, सॉरी कौन सा फटाखा? नहीं तो मिल आउट फिर कार्रवाई कर देंगे। अच्छा फटाखा कैसे फोड़ रहे हो? पोल्यूशन फैल जाएगा, दिल्ली में हवा खराब हो जाएगी। क्या बोलते हैं वो हवा को मापने का? AQI, AQI, ठीक है ना। हवा वैसे ही बहुत ख़राब है, कल मैं भी साइकिल चला रहा था तो हवा लग गई, ठीक है ना। तो फिर देश भर में नमक यात्राएं चली, तो जैसे अब हवा के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं मसराम। तो ये ओझाओं के पास जा कहेगा हवा लग गई तो वो तुरंत ताबीज़ पहना देंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। घर वालों से कहेगा हवा लग गई तो कहेगा अच्छा बच्चा बिगड़ गया है। डॉक्टर से कहेगा तो वो जनरल वार्ड में तो ले ही लो कम से कम, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से काम करता है। अब देश भर में नमक यात्राएं चलवाएंगे। तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक। तो मद्रास में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अरे भाई तमिलनाडु पहले मद्रास ही तो था, क्या हो क्या गया तुम लोगों को? कहां से कहां तक? मलाबार तट पर कालीकट से पयन्नूर तक, और बंगाल में किसने? और बंबई में वो नरीमन पॉइंट, बंबई में इसी के नाम पे तो है, घूमने जाते हो फोटो खिंचवाते हो। हाँ ये नरीमन, KF नरीमन के नाम पे तो नरीमन पॉइंट है समुद्र किनारे। और संयुक्त प्रांत में गणेश शंकर विद्यार्थी ने मार्च का नेतृत्व किया। और आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रहियों ने नमक कारखाने शिविरम, आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रहियों ने नमक कारखाने शिविरम स्थापित किए। और सिलहट से नाओखली तक, अरे असम से और नोआखली तक नमक सत्याग्रहियों ने यात्रा की और नोआखली में आके नमक कानून तोड़ा। तो जो नमक सत्याग्रह चले हैं देश भर में, उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से और मलाबार तट पर के कलप्पन ने कालीकट से पयन्नूर तक, और असम में सिलहट से नमक सत्याग्रही नोआखली तक आए। और बंबई में KF नरीमन ने, और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने, और आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रहियों ने कारखाने शिविरम स्थापित किए, और बंगाल में सतीश चंद्र दास ने। हो गए। इनमें से 4 बहुत फेमस हैं। मद्रास में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक, मद्रास में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से मलाबार तट पर के कलप्पन ने कालीकट से पायोनूर तक, आंध्र प्रदेश में शिविरम, और असम में सिलहट से और नोआखली तक, ठीक है ना। इरविन समझ ही नहीं सका, अंग्रेज समझ ही नहीं सके। गांधी जी ने
उस मुद्दे को उठाया जो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबसे जुड़ा हुआ था। नमक हर भारतीय की थाली से, अरे नमक तो सभी काम में लेते हैं ना, कोई कम लेगा चाहे कोई, तो नमक हर भारतीय की थाली से जुड़ा हुआ था। तो गांधी जी ने आंदोलन चलाने के लिए बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की माजुरी सेना का गठन किया। ऐसा नहीं है कि 7 अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था। इससे देश के कई भागों में हिंसक गतिविधियां हुई, हिंसा भी भड़क उठी। जैसे महाराष्ट्र में सोलापुर, पेशावर में, है ना, और बंगाल में चटगांव। ये कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जब आंदोलन हिंसक भी हो गया था। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो इसके विरोध में महाराष्ट्र के सोलापुर में कपड़ा कारखाने में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। जब पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया तो इन्होंने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। ठीक है, तो सोलापुर की हड़ताल हिंसक हो गई। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल कहाँ हुई? पेशावर में जब खान अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार कर लिया तो पठानों की भीड़ हिंसक हो गई। इस पर गढ़वाल रेजिमेंट के चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से गांधी जी ने इसकी आलोचना की कि भाई अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हो तो अंग्रेजों के हुक्म का पालन करो। अंग्रेज कह रहे हैं भारतीयों पे गोली चलाओ तो चला दो, क्या दिक्कत है? इसलिए गांधी जी से कई लोग सहमत नहीं होते थे। कैसी बातें कर रहे हैं? चंद्र सिंह गढ़वाली ने भारतीय लोगों पे गोली चलाने से मना कर दिया तो गांधी जी ने उसकी आलोचना कर दी। ठीक है, और फिर चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930। तो चटगांव के क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, जो स्कूल में अध्यापक थे, इसलिए लोग इनको क्या बोलते थे? इन्होंने बनाया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने अंग्रेजी शस्त्रागार पर धावा बोल के उसे लूट लिया। और धावा बोलने वालों में प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त भी शामिल थी। फिर जनवरी 1934 में मास्टर सूर्य सेन को फांसी मिल जाएगी। प्रीतिलता वाडेकर को तो खैर रिहा कर देंगे 1937-38 में। अब खान अब्दुल गफार खान जो थे वो सीमांत गांधी कहलाते थे। खान अब्दुल गफार खान क्या कहलाते थे? फ्रंटियर गांधी। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन बना रखा था, है ना। खान अब्दुल गफार खान ने कौन सा संगठन बना रखा था? ठीक है, और ये अपने सदस्यों को रेड शर्ट पहनने का आदेश देते थे। इस संगठन के सभी सदस्य कौन सा कुर्ता पहनते थे? रेड कुर्ता। ये रेड कुर्ता दुनिया भर के बहुत सारे आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो गैरीबाल्डी के पास भी रेड शर्ट थी, और रूस में बोल्शेविक क्रांति भी रेड सेना थी, और माओ की सेना भी रेड सेना थी। ठीक है ना। माओ से तुंग, लॉन्ग मार्च। तो कम्युनिस्ट तो हमेशा लाल प्रतीक ही रखते हैं। था क्या कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रेगिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, पानी का सख्त अभाव। अब जो लाल कपड़ा है ना पूजा, वो क्या गंदा होने के बाद भी दिखता कम है, इसलिए अधिकांश लोग क्या पहनते हैं? लाल कपड़ा। कौन कौन पहनता है लाल कपड़ा? टोपी लगा रखी है इसने, रेड। अब कई सारे लोग ऐसे समझते हैं कि रेड की वो तीव्रता ज़्यादा रहती है तो वो दूर से दिखता है इसलिए रेड पहनते हैं। ऐसा नहीं है। लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं? गंदा होने के बाद भी वो गंदा दिखता है? दिखता नहीं है, कम दिखता है, इसलिए लोग, आपसे ध्यान रखना तुम लाल कपड़ा नहीं पहन। ठीक है। तो खान साहब ने इसलिए अपने फॉलोअर से कहा कि तुम कौन सा कुर्ता पहनो? लाल कुर्ता। अब सीमांत गांधी, ये जो खान अब्दुल गफार खान जो थे, इनको बोलते थे सीमांत गांधी, बादशाह खान, किंग खान। और इन्होंने एक अखबार निकाला था, पख्तून अथवा देश रोजा। कौन सा अखबार निकाला? अब पठानों ने, भाई गांधी जी फिर वो लंगोट पहनने लग गए थे ना। गांधी जी ने लंगोट पहनने का निर्णय कौन से सम्मेलन से लिया था? विजयवाड़ा सम्मेलन में गांधी जी ने लंगोट पहनने का निर्णय ले लिया था। ठीक है ना। तो पठान गांधी जी को कहते थे मलंग बाबा।
मलंग बाबा, अर्धनग्न, लंगोटी पहनते थे ना, और तो कुछ पहनते नहीं थे, तो पठान गांधी जी को क्या कहते थे? मलंग बाबा। ठीक है ना। अब गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, खान अब्दुल गफार खान भी अरेस्ट हो गए। तो फिर पठान इतने बोले वाले सीधे साधे थे कि उन बेचारों को पता नहीं था। वो दुनिया नारे लगाती थी ना, गांधी जी जिंदाबाद, वंदे मातरम, है ना, मोतीलाल नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, अब्दुल गफार खान जिंदाबाद। ठीक है ना। तो पठानों को, पठान ऐसे पेशावर में नारा लगा रहे थे, गांधी जी को रिहा कर दो, खान साहब को भी रिहा कर दो, और साथ में ही स्वराज को भी रिहा कर दो। उनको लगता था जैसे गांधी जी बड़े नेता हैं, अपने खान साहब बड़े नेता हैं, सुभाष जवाहरलाल नेहरू ये बड़े नेता हैं, ऐसे स्वराज भी कोई बड़ा नेता है। तो जैसे अंग्रेजों ने इन सबको जेल में डाल रखा है, वैसे ही इन्होंने स्वराज को भी जेल में डाल रखा है। इसलिए इनको भी रिहा कर दो, और इनके साथ ही, कितना मुश्किल था लोगों को जागरूक करना भाई, ऐसा नहीं है तुमको आज ऐसा लगता है। तो आंध्र प्रदेश के थे डुग्गू राजा कृष्णप्पा। आंध्र प्रदेश का कौन था? डुग्गू राजा कृष्णप्पा। तो इसने गांधी जी के ऊपर तेलुगु महाकाव्य लिखा, किस नाम से? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, इस समय 4 अध्याय। ठीक है ना। अब फिर इस सेविन्य अवज्ञा आंदोलन में क्या करना है, महिलाओं की भूमिका का भी हमको अवलोकन करना है। तो गांधी जी ने दांडी मार्च पुरुषों तक ही सीमित रखा था, परंतु कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इसे मानने से, है ना, इसने गांधी जी को मनाने का प्रयास भी किया। फिर गांधी जी नहीं माने, तो कमला देवी के नेतृत्व में बंबई में महिला सत्याग्रह समिति का बन गया सवाल। सेविन्य अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व में महिला सत्याग्रह समिति का गठन किसने और कहाँ किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। फिर महिला सत्याग्रह समिति में अवंतीबाई गोखले, पेरिस कैस्टन, दादाभाई नौरोजी की पोती, और लीलावती मुंशी, ये महिलाएं शामिल हुई। और धरासना दमन हो जाएगा। सेविन्य अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की सर्वाधिक हिस्सेदारी हुई। इसमें कॉलेज की लड़कियां, गृहिणियां, कामकाजी महिलाएं शामिल थीं। इन्होंने नमक कानून तोड़ा, शराब की दुकानों पर धरना दिया, और कार्तिक नारी थी, प्रभात फेरियों में भाग ले रही थी, शराब की दुकानों पर भी देख लो, तब से शराब की दुकानों पर धरने चल रहे हैं आज तक। शराब की दुकानों पर धरना कौन दे रहा है? महिलाएं दे रही हैं। ठीक है। फिर है धरासना सत्याग्रह, धरासना दमन। धरासना यानी गुजरात के नमक कारखाने पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। इनके साथ गांधी जी का बेटा और अली इमाम भी शामिल थे। वो अली इमाम मोतीलाल नेहरू समिति वाला, ठीक है ना, तो ये लोग भी शामिल थे। पुलिस ने इन सत्याग्रहियों का निर्मम, ये तो सत्याग्रही थे ना, गांधी जी के फॉलोअर थे, पुलिस लाठियां चलाती रही, ये लाठी खाते रहे। जो सच्चा सत्याग्रही है वो हिंसा का विरोध नहीं करेगा, और अपने विरोधी के प्रति मन में किसी तरह के गलत विचार भी उठते रहे, ये लाठियां खाते रहे। ठीक है। और ये लाठियां चलाते हुए और इन आंदोलनकारियों को लाठी खाते हुए अमेरिकी पत्रकार, ठीक है, तो जमनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू और देवदास गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में विट्ठल भाई पटेल ने केंद्रीय असेंबली के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना। अब वो भी कई साल से बैठे थे उस पद पे, क्या करते, तो आखिर उन्होंने भी कहा कि चलो फिर इस्तीफा देके अपने भी चलो। तो अब जब ये चल रहा था सेविन्य अवज्ञा आंदोलन, तो आदिवासियों ने जंगल में वन सत्याग्रह शुरू कर दिया। महिलाओं की भागीदारी खूब सारी हुई है। बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर नहीं देने के लिए भी आंदोलन शुरू कर दिया, और भारत के औद्योगिक वर्ग ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया, क्योंकि औद्योगिक जो अपने भारत का जो औद्योगिक वर्ग था उसने महसूस कर लिया कि देश आज़ाद होने ही वाला है और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने ही वाली है, तो हमें कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देना चाहिए, ताकि जब देश आज़ाद हो तो हम सरकारी नीतियों से लाभान्वित हो सकें। क्योंकि अभी ब्रिटिश सरकार है,
तो ये अंग्रेज उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। कल जब हमारे देश की सरकार बनेगी तो वो हमारे हित में काम करेगी। तो धरासुड़ा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इनका निर्मम दमन हुआ, इसका वर्णन किसने किया? अमेरिकी पत्रकार। मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपाला। मालाबार में नेतृत्व किसने किया? है ना। आंध्र प्रदेश के नमक सत्याग्रही क्या कहलाए? सीवी राम। और असम के सत्याग्रही कहाँ से कहाँ तक आए? तिलहट से नोआखली तक। बंबई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नरीमन। और मैं ये और कह रहा हूँ वो नरीमन पॉइंट इसी के नाम पर है। बंबई घूमने नहीं गए क्या अभी? कहीं मत जाना तुम ये आरपीएससी को लेके बैठ रहे ना पहले। पूरा जीवन इसी में बिता देंगे, यहीं शहीद हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं फटाफट मतलब घुंगरा घाटी कौंड कहला के और फतेह करके और बाकी अरे और बहुत सारे पॉइंट हैं। अकेला है, अकेला नरीम। शुरुआत वहां से करेंगे, ठीक है। तो पूर्वोत्तर में यानी मणिपुर में, मणिपुर रियासत थी ना उस समय, तो यहाँ जादो नांग के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। तो ये जादो नांग, ज़्यादा बात बता रखी मैंने, इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये जादो नांग नागाओं का एक राज्य स्थापित करना चाहता था। बाद में अंग्रेज़ों ने इसे पकड़ लिया, ठीक है। तो फिर इसे पकड़ लिया तो जादो नांग को फांसी दे दी पकड़ के। तो इसको फांसी देने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किया एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा। अंग्रेज़ों ने इसे कब पकड़ लिया? अगले 17 साल कैद में। देश की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इनको रिहा किया और इनको उपाधि दी देश की आज़ादी के बाद गिडाइल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रिहा किया और क्या उपाधि दी? इसको बोलते हैं नागालैंड की लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब जब गांधी जी जेल में चले गए तो गांधी जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किया है किसने? अब्बास तैयब जी ने, ठीक है ना। और तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व, तो गांधी जी को कहाँ जेल में रखा गया? तो फिर यहाँ गांधी जी के सहयोगी के रूप में किसको रखा गया? टीवी कालेलकर, जो क्या कहलाए? काका कालेलकर। क्या कहलाए? काका कालेलकर, ठीक है। अब क्या है कि इंग्लैंड में शुरू हो गए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में होंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। अरे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में क्या हुए? गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन होके चला गया और किसी को पता ही नहीं चला। तो अब अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर आ गया, यार जब तक किसी भी सम्मेलन में, किसी भी समझौते में कांग्रेस शामिल नहीं होगी तब तक भारत से संबंधित उस समझौते का कोई मतलब। भारत से संबंधित कोई भी निर्णय हो रहा है तो उसमें कांग्रेस की उपस्थिति बेहद जरूरी है, बिना कांग्रेस के उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर वायसराय इरविन ने गांधी जी को मनाने की जिम्मेदारी तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर को सौंप दी। ध्यान रखना, ये गांधी इरविन समझौता किसके प्रयासों से हुआ? असहयोग आंदोलन के समय ही राष्ट्रीय राजनीति में 3 उदारवादी हावी हो जाएंगे। उदारवादी भी थे और निष्ठावादी भी थे वो, मतलब वो मोर देन इंटेलिजेंट थे, स्कॉलर थे वो। कहीं भी मतलब धरना चलेगा तो ये वहां भी जाएंगे, ठीक है ना। पुलिस के ऊपर अगर पत्थर फेंकना होगा तो ये पत्थर फेंकवाएंगे। अगर भागने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये भागेंगे। और अगर सरकार को कोई कार्रवाई करनी है तो सरकार को सजेशन देने वाले भी यही होंगे, कार्रवाई करो ना इनके ऊपर, इतने दिन से धरना देके बैठे हैं। और अगर कभी समझौता करने की नौबत आएगी तो दोनों पक्षों में समझौता भी यही करवाएंगे। 3 लोग कौन कौन से? तेज बहादुर सप्रू, एमआर जयकर और एनसी केलकर, 3 लोग हैं ये। तो अभी भी गांधी जी का वायसराय के साथ समझौता किसने करवाया है? और इसे कहते हैं दिल्ली समझौता। वो दिल्ली घोषणा थी। इरविन घोषणा के
बाद में कौन सी हुई? दिल्ली घोषणा। गांधी इरविन समझौता क्या कहलाता है? कब हुआ ये? 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, और फिर 29 मार्च को कराची सम्मेलन। 3 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है मार्च की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं। 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी। 29 मार्च को कराची कांग्रेस का कराची सेशन, जिसमें दिल्ली समझौते को कांग्रेस स्वीकृति देगी। ठीक है ना, एक महीने में, मार्च के महीने में ये 3 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा। ठीक है ना, तो समझौते में क्या था? गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देंगे और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाएगी। भाई गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की हाँ भर दी। विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, जब्त की गई संपत्ति लौटा दी जाएगी यदि वो तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई है। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा यदि उन पर हिंसा के गंभीर आरोप, और समुद्र तट पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को सीमित मात्रा में नमक बनाने की अनुमति। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु पर गंभीर हिंसा के आरोप थे, सैंडर्स की हत्या का आरोप, इसलिए उनको रिहा नहीं किया गया। समुद्र तट पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को नमक बनाने की अनुमति दे दी गई, वो भी सीमित आधार पे, खुद के लिए, बेचोगे नहीं। राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएंगे यदि उन पर हिंसा के गंभीर आरोप। ठीक है ना, विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना दे सकते हो। जिन आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर लेते हैं ना, हम लौटा देंगे यदि हमने उसको बेचा नहीं है। तो बेच दिया तो हवा खाओ फिर। ठीक है, और गांधी जी आंदोलन स्थगित कर देंगे और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। आप कह सकते हो मिला क्या कांग्रेस को? कुछ मिल भी नहीं सकता था। ठीक है ना, जनता का मॉरल ऊंचा करना था, मनोबल बढ़ाना था। कहाँ तो अंग्रेज लिखवा के रखते थे कुत्ते और भारतीयों को अंदर आना सख्त मना है। अब उसी वायसराय टेबल पर गांधी जी बैठे हुए हैं और इरविन खड़ा हुआ है, और गांधी जी वहीं वायसराय टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट और वो लंच और कर रहे हैं, बकरी का दूध पी रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, बकरी का दही खा रहे हैं, नायाब वो तरीका। और इरविन से कह रहे हैं आप थोड़ा लेंगे? इरविन ने कहा कि थोड़ा चेक तो कर, और इरविन को जबरन टेस्ट करवाई दिया। ये तस्वीरें जब अखबारों में छपी कि हमारा एक प्रतिनिधि, हम जैसा दिखने वाला, भारत में ब्रिटिश सत्ता के सबसे बड़े ऑफिस में बैठा हुआ है और इरविन खड़ा हुआ है, तो इससे जनता का मनोबल बढ़ा। ये किया गांधी जी ने। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था, लोग सोच रहे थे कुछ नहीं मिला। अरे कुछ मिलने नहीं मिलने की बात नहीं थी, जनता का मनोबल बढ़ाने की बात थी, और गांधी जी हर बार उसमें सफल है। असहयोग आंदोलन की लोगों ने आलोचना क्यों की कि गांधी जी यदि आंदोलन स्थगित नहीं करते तो आजादी मिल जाती। लोग इतना तो सोचने लग गए थे ना आजादी मिल जाती। अब अंग्रेजों को यह तो समझ में आ गया था ना कि बिना कांग्रेस के किसी भी सम्मेलन को सफल, भारत से संबंधित निर्णय लेने के लिए कांग्रेस की अनुमति, कांग्रेस की स्वीकृति बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 29 मार्च को कांग्रेस का सम्मेलन कराची में हुआ, सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है ना, और इसमें गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया, गिरा ना। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस ने गांधी जी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त, और सुभाष बाबू ने लिखा कराची सम्मेलन गांधी जी की लोकप्रियता का चरम था। और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने इंग्लैंड गए, वहां भी कुछ नहीं मिलना था, तो वहां भी नहीं मिला, तो वहां से आके वापस भारत लौटे और फिर देश में पुनः आंदोलन शुरू किया 32 में। जनता ने कहा अब रोज रोज आंदोलन थोड़ी चलाएंगे हम। 1934 में गांधी जी ने आंदोलन को वापस, कौन से प्रस्ताव से? असहयोग आंदोलन कौन से प्रस्ताव से वापस लिया? बारडोली प्रस्ताव से। सेवन अवज्ञा आंदोलन कौन से प्रस्ताव से वापस लिया? पटना प्रस्ताव से। ठीक है ना, तो सेवन अवज्ञा आंदोलन कौन से प्रस्ताव से वापस लिया? और असहयोग आंदोलन
बारदोली प्रस्ताव से, ठीक है ना। अब गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 में दिल्ली समझौता हुआ, जिसे सरोजनी नायडू ने दो महात्माओं का पवित्र मिलन, दो पवित्र महात्माओं का मिलन कहा, है ना, दो महात्माओं का पवित्र मिलन कहा। अब गांधी जी तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड चले गए, पीछे से भारत का वायसराय चेंज हो गया और इरविन की जगह आ गया वेलिंगटन। वेलिंगटन। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो बंबई गवर्नर कौन था? वही जॉर्ज वेलिंगटन अब भारत का गवर्नर बनकर आ गया है, ठीक है ना। तो गांधी जी ने इंग्लैंड से लौटने के बाद वायसराय से भेंट करने की कोशिश की, मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वायसराय ने गांधी जी से मिलने से इनकार, और उसने गांधी जी की आलोचना में कहा, ये दुनिया और भी सुंदर होती यदि इसमें गांधी जी। कितनी बड़ी बात कही उसने। और फिर गांधी जी ने 1932 में दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया, जनता अब की बार आई नहीं, तो 1934 के पटना प्रस्ताव से आंदोलन स्थगित, और सुभाष बाबू ने एक बार फिर गांधी जी की आलोचना कर दी, कड़े शब्दों में, कड़ी निंदा। भारत को गांधी जी के नेतृत्व में मुक्ति नहीं मिल सकती, कांग्रेस को नया नेतृत्व ढूंढना होगा। गांधी जी एक राजनेता के तौर पर असफल हो गए हैं। कहाँ तो गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च के साथ की, और अब गांधी जी एक राजनेता के तौर पर असफल हो गए हैं। भारत को गांधी जी के नेतृत्व में मुक्ति, कांग्रेस को नया नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा। तो अपन 30 तक पहुंच गए, फिर 30 से 40 का दशक अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। और परसों इंशाअल्लाह अपन आज़ादी हासिल कर लेंगे। आज़ादी ली नहीं जाती, कितनी जल्दी करें, छीनी जाती है। तो तुम छीन लो, देखे आरपीएससी से तुम्हारी आज़ादी। आरपीएससी तुमको आज़ादी नहीं दे रही है ना, तो फिर छीन लो, छीन लोगे।